नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 में अपने फायदे के लिए ब्रिटेन ने अरब और ज्यूज दोनों को ही पैलेस्टाइन देने का वादा कर दिया था, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया तो इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस को देकर ब्रिटेन वहां से भाग निकला। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करके ब्रिटेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भाग खड़ा हुआ था। इसके बाद 1948 से 1973 तक 4 अरब इजरायली वॉर लड़े गए। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई और 7 लाख पैलेस्टीनियों को हिस्टोरिक पैलेस्टाइन छोड़कर भागना पड़ा। फाइनली 1978 में यूएस और यूएसएसआर के इंटरवेंशन से इजिप्ट और इजराइल कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करते हैं और मिडिल ईस्ट के एरिया में थोड़ी शांति आती है। लेकिन पैलेस्टीनियन मुद्दे का कोई सोल्यूशन नहीं निकलने के कारण यहाँ भी वही होता है जो हर फॉर्मल सिस्टम के फेल होने पे होता है। पैलेस्टीनियन लोग इस मुद्दे को अपने हाथों में ले लेते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट हमास में कैसे तब्दील हो गया? इन सारी रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज और लगातार हो रहे वॉर्स के बीच में इजराइल एक डेवलप्ड नेशन कैसे बना? हमास और हजबुल्ला के पास हथियार और फंडिंग कहाँ से आते हैं? और इजराइल द्वारा किए जा रहे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? आइए इन सारी बातों को समझते हैं। हिस्टोरिक पैलेस्टाइन के लगभग 80% हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने के बाद इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ढकेल दिया था। फर्टाइल लैंड की अनअवेलेबिलिटी होने के कारण ये एग्रीकल्चर भी नहीं कर पा रहे थे, और लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होने के कारण इनके बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा थी। इस बढ़ते हुए अनरेस्ट को देखते हुए इजराइल अपने अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स पैलेस्टीनियंस के लिए खोल देता है। इससे कुछ पैलेस्टीनियंस को जॉब भी मिल जाती है और इजराइल को सस्ता लेबर। लेकिन ये जॉब ज़्यादातर पैलेस्टीनियंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जिन्हें जॉब मिलता है वो भी पुअर वर्क क्वालिटी और लो वेजेस के कारण असंतुष्ट ही रहते हैं। 1964 में इन पैलेस्टीनियन लोगों की आवाज़ को एकजुट करके दुनिया के सामने लाने के लिए पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उर्फ PLO का फॉर्मेशन होता है। 1975 में इंदिरा गांधी की अगुवाई में इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट बनता है जो कि PLO को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाता है। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। इसी समय 1973 में गाजा स्ट्रिप में एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है। पैलेस्टीनी रिफ्यूजीज के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स और सोशल वर्क करने के लिए मुजम्मा अल इस्लामिया नामक एक चैरिटी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। 1979 में इजराइल इसे रिकॉग्नाइज करता है और पार्शियली इसकी फंडिंग भी शुरू कर देता है। दिसंबर 1987 में इजराइल में एक ऐसी घटना होती है जो कि अगले 6 सालों के लिए इस पूरे रीजन की पीस को मिटा के रख देती है। इजराइल का एक टैंक ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रक काम करके लौट रहे पैलेस्टीनी मजदूरों के कार से टकरा जाता है और 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। इस घटना को सैकड़ों मजदूर देखते हैं और ये उनके अंदर सालों से इजराइल के खिलाफ जल रही आग को भड़काने का काम करती है। लाखों पैलेस्तीनी नागरिक इजरायली अथॉरिटीज़ के आगे प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इसे फर्स्ट इंतिफादा या फर्स्ट अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। 1993 जब तक ये फर्स्ट इंतिफादा खत्म होता है तब तक 1 लाख पैलेस्तीनी लोग अरेस्ट हो चुके होते हैं। 1,20,000 पैलेस्तीनी लोग घायल हो चुके होते हैं। 1200 पैलेस्तीनी लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है और 2,500 पैलेस्तीनी लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। इसी फर्स्ट इंतिफादा के समय मुजम्मा अल इस्लामिया के फाउंडर शेख अहमद यासीन 6 दूसरे मुजम्मा लीडर्स के साथ मिलकर हमास मिलिटेंट ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। मुजम्मा के पास गाजा के 40% मॉस्क का कंट्रोल था और इन मस्जिदों को अपने एक्टिविटीज़ का केंद्र बनाकर हमास इजरायली सिविलियंस के ऊपर सुसाइड अटैक शुरू कर देता है। फर्स्ट इंतिफादा के दौरान हमास 118 इजरायली सिविलियंस की मौत का कारण बनता है। ये लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का ध्यान अपनी ओर खींचता है और 1991 में स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स और USSR मिलकर मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि पैलेस्टीनियन और इजरायली अथॉरिटीज़ को एक साथ बुलाया जा सके और उनमें पीस टॉक करवाई जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में हुए पॉजिटिव आउटकम्स को आगे चलकर सितंबर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स के फॉर्म में फॉर्मलाइज किया जाता है और PLO के चेयरमैन यासिर अराफात इस बात के लिए एग्री करते हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से अपनी ट्रूप्स इमीडिएटली हटा लेगा और पैलेस्टाइन में एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा।
हमास इस बात का अपोज करता है क्योंकि उसे तो पूरा इजराइल चाहिए था। लेकिन 1993 में हमास की पॉलिटिकल स्टैंडिंग बहुत ही कम थी। इसी के कंटिन्यूएशन में सितंबर 1995 में ओस्लो II अकॉर्ड साइन होते हैं, जो कि वेस्ट बैंक को 3 टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी। इसमें एरिया सी वेस्ट बैंक का 61% एरिया होता है, जिसे कि इजरायली अथॉरिटीज अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखने का फैसला करती है। 2015 में यहाँ 1.5 लाख पैलेस्टीनियंस और 4 लाख इजरायली सिटीजन्स रह रहे थे। ये एरिया जॉर्डन वैली का एडजॉइनिंग एरिया है, जिसे इजराइल अपने कंट्रोल में रखता है ताकि वो जॉर्डन रिवर का सारा पानी अपने कंट्रोल में रख सके। एरिया ए और बी 165 छोटे छोटे सब डिवीजन से बने हुए थे। इसमें एरिया ए, जो कि वेस्ट बैंक का 18% हिस्सा था, उसे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में रखा गया, और एरिया बी, जो कि वेस्ट बैंक का 22% हिस्सा था, उसे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी और इजरायली अथॉरिटीज के जॉइंट कंट्रोल में रखा गया। एजम्पशन ये था कि अगले 5 सालों में इजराइल पैलेस्टाइन इशू का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा और एरिया बी और सी का भी पूरा कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के हाथों में दे दिया जाएगा। लेकिन एरिया सी तो छोड़िए, इजरायली सिटीजन्स ने ओस्लो अकॉर्ड्स का वायलेशन करके एरिया ए और बी में भी नए सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए थे, और इजराइल इन सारे नए सेटलमेंट्स को जेरूसलम के साथ एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ दे रहा था, और रियल एस्टेट कंपनीज इसे कंट्री साइड एक्सपीरियंस के नाम पे सस्ते दामों पे बेच रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूज इन एरियाज में माइग्रेट करें और कुछ सालों में इजराइल इन्हें भी अपनी टेरिटरी के अंदर मिला ले। If you've always felt a deep yearning for Jerusalem, now is a once-in-a-lifetime opportunity. Clean roads, big houses, quality parks, good schools. It's a great place to raise kids. पैलेस्टीनियन सिटीजन्स को इन एक्सप्रेसवे का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। वो इन्हें यूज़ तो कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें मल्टीपल चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता था। डिसइंटीग्रेटेड टेरिटरीज और लैक ऑफ मीनिंगफुल कंट्रोल होने के कारण इन एरियाज में कोई भी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना संभव नहीं था। इनके आगे एक ही रास्ता था कि चाहे तो इजरायली एरियाज में जाके लेबर का काम करें या फिर इंटरनेशनल एड के सहारे जिए। इसी दौरान हमास बढ़ता जा रहा था। हमास की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर रबीन ने गाज़ा स्ट्रिप के चारों तरफ फेंसिंग शुरू करवा दी, और फॉर्मली गाज़ा स्ट्रिप का बाहरी दुनिया से कनेक्ट काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो गया। साल 2000 में यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बराक और पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात को कैंप डेविड बुलाते हैं पीस टॉक्स के लिए। उम्मीद ये होती है कि जैसे 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड ने इजराइल और इजिप्ट के बीच में शांति समझौता कराया था, उसी तरह से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच भी कोई शांति समझौता हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस एक टोटल फेलियर निकलता है। पैलेस्टीन का आर्ग्यूमेंट ये था कि उन्होंने ऑलरेडी हिस्टोरिक पैलेस्टाइन का 78% हिस्सा इजराइल को दे दिया है, और अब वो कोई भी टेरिटरी इजराइल को देने के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल गाज़ा स्ट्रिप का 100% हिस्सा और वेस्ट बैंक का 86% हिस्सा पैलेस्टाइन को देने के लिए तैयार था। पैलेस्तीनी लोगों की ये भी डिमांड थी कि ईस्ट जेरूसलम की सारी होली साइट्स, स्पेशली अल-अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक पे पैलेस्टाइन को कंप्लीट सॉवरेनिटी दी जाए, क्योंकि पैलेस्टाइन इसे अपने फ्यूचर कैपिटल के रूप में देखता था। इसके काउंटर प्रपोजल में इजराइल ने दिया कि पैलेस्टाइन को अल-अक्सा मॉस्क की कस्टोडियनशिप तो दी जा सकती है, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं। और वहीं वेस्टर्न वॉल, जहां ज्यूज प्रेयर करते हैं, वो इजराइल के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जेरूसलम में क्रिश्चियन और इस्लामिक साइट्स के साथ साथ जूइश और आर्मेनियन साइट्स भी अवेलेबल थे। इसलिए पैलेस्टाइन ईस्ट जेरूसलम के सारे इस्लामिक और क्रिश्चियन साइट्स का कंट्रोल ले सकता है, लेकिन जूइश और आर्मेनियन साइट्स इजराइल के कंट्रोल में रहेंगी। एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना राइट ऑफ रिटर्न। पैलेस्तीनी लोग चाहते थे कि उन्हें उनके होमलैंड में वापस भेज दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और उन्हें उनकी हार्डशिप के लिए कॉम्पेंसेट किया जाए। वहीं इजराइल का कहना था कि अगर नॉन जूइश पैलेस्तीनी लोग इजराइल के अंदर आते हैं तो वो इजराइल के सोशल स्ट्रक्चर और होमोजेनिटी को इम्पैक्ट करेगा। इजराइल ने मैक्सिमम 1 लाख पैलेस्तीनी लोगों को एब्जॉर्ब करने का प्रपोजल दिया, वो भी ह्यूमैनिटेरियन फैमिली रियूनिफिकेशन के ग्राउंड पे। जनवरी 2001 में दोनों पक्ष के लोग ये अनाउंस करते हैं कि वो किसी भी एग्रीमेंट के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसी समय इजराइल की लीडरशिप कुछ ऐसा करती है जिससे इजराइल में हिंसा एक बार फिर से भड़क जाती है। इजराइल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन एरियल शरोन सितंबर 2001 में अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड को विजिट करते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर ब्लॉकेड लगा रखा है, और गाज़ा स्ट्रिप के पैलेस्तीनी लोगों को भी अल-अक्सा कंपाउंड विजिट करने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ जेरूसलम में एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और सेकेंड इंतिफादा की शुरुआत होती है। इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के दौरान इजरायली पुलिस के द्वारा 4 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो जाती है, और इसके जवाब में हमास एक बार फिर से ह्यूमन बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। गाजा निवासी विरोध प्रदर्शन में कई जगहों पर अपने चारों तरफ लगाए गए फेंसेस को तोड़ देते हैं।
इसके जवाब में इजराइल गाजा स्ट्रिप के चारों तरफ की फेंसिंग को और भी ज़्यादा फोर्टिफाई कर देता है और पैलेस्टीनियन लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सारे बॉर्डर क्रॉसिंग्स को सील कर देता है। इजराइल गाजा स्ट्रिप के एकमात्र एयरपोर्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन सी पोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रोटेस्ट में लगभग 3200 पैलेस्टीनियंस और 1000 इजरायली लोगों की जान जाती है। फाइनली 2005 में इजिप्ट और जॉर्डन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक पीस डील ब्रोकर करते हैं और इसी के साथ सेकेंड इंतिफादा खत्म होता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार इजराइल गाजा स्ट्रिप से अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से विड्रॉ कर लेता है और गाजा स्ट्रिप में बने हुए सारे जूइश सेटलमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इजराइल 900 पैलेस्तीनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा भी करता है और इजिप्ट के साथ गाजा की क्रॉसिंग रफा बॉर्डर का कंट्रोल पैलेस्टीनियंस को दे दिया जाता है। लेकिन अब तक पैलेस्तीनी लोगों को पैलेस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच बहुत इनफेक्टिव लगने लगा था और गाजा स्ट्रिप के 2006 के इलेक्शन में हमास पावर में आ जाती है। गाजा स्ट्रिप का पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेते ही हमास लार्ज स्केल मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर देता है। स्कूल के बाद बच्चे मिलिट्री कैंप्स में आर्म्स और एम्यूनिशंस की ट्रेनिंग लेते थे और हर पैलेस्तीनी नागरिक को एक वॉर के लिए तैयार किया जाने लगा। गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल एक मिलिटेंट ग्रुप के हाथ में जाते देखकर इजराइल ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा बढ़ा दिए। हमास समुद्र के जरिए बाहर से हथियार न मंगवा सके, इसके लिए गाजा स्ट्रिप के लोगों का सी एक्सेस कोस्ट लाइन से 10 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया। बॉर्डर क्रॉसिंग पे हर सामान की कड़ी चेकिंग होने लगी थी और खाना पानी या कोई भी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गाजा स्ट्रिप में नहीं भेजा जा रहा था ताकि हमास इनके जरिए किसी बड़े अटैक की प्लानिंग ना कर सके। लेकिन इजराइल के इन रेस्ट्रिक्शंस को काउंटर करने के लिए हमास पूरे गाजा स्ट्रिप में टनल्स का एक जाल बिछा देता है। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि हमास ने पूरे गाजा स्ट्रिप में 500 किलोमीटर टनल्स बना रखे हैं। आपकी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि दिल्ली मेट्रो की टोटल लंबाई भी लगभग 550 किलोमीटर ही है और ये टनल्स हमास को इजराइल की कई मेजर सिटीज़ और इजिप्ट के कई मेजर सिटीज़ का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है और इनके जरिए वो आर्म्स या कोई और सप्लाई गाजा स्ट्रिप के अंदर काफ़ी आसानी से ले आ सकता है। 2008 से लेकर आज तक हमास और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में कई मेजर लड़ाइयाँ हो चुकी है और हमास के हर अटैक का जवाब इजराइल देता है अपनी एयर स्ट्राइक्स के जरिए, जिसमें मिलिटेंट से ज़्यादा सिविलियन लोगों की जान जाती है। यूनाइटेड नेशंस के 2022 के एस्टिमेट्स के अनुसार इन लगातार हो रही एयर स्ट्राइक से गाजा का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गाजा का 78% पानी पीने योग्य नहीं बचा है। 62% गाजन्स अपने खाने के लिए फूड असिस्टेंस पर निर्भर हैं और ऑन एन एवरेज हर गाजन के घर में दिन में 11 घंटे बिजली नहीं आती है। आइए अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी मुद्दे पे चलते हैं कि इतने कॉन्फ्लिक्ट भरे जोन में इजराइल एक डेवलप्ड नेशन कैसे बना और इजराइल के इन वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट कोई भी नेशन कुछ कहता क्यों नहीं है। दोस्तों, इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स से हर साल लगभग $4 बिलियन का फॉरेन एड आता है और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से अभी तक यूएस इजराइल को $300 बिलियन से भी ज़्यादा की फॉरेन एड दे चुका है। रेफरेंस के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इजराइल की जीडीपी $500 बिलियन है और उसकी जीडीपी का 1% तो अकेला यूएस के फॉरेन एड से आता है और ये सपोर्ट सिर्फ फॉरेन एड तक सीमित नहीं है। एक्सेस टू लेटेस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ इजराइल को जितने भी आर्म्स और एम्यूनिशंस की ज़रूरत होती है वो सब यूएस उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा क्या खास है यूएस और इजराइल के बीच में कि यूएस उसे इतना सपोर्ट करता है? तो दोस्तों, इस कहानी की जड़ें यूएस और यूएसएसआर के कोल्ड वॉर तक जाती हैं, जब दोनों देश अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 1948 में जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था तो यूएस ने उसे सपोर्ट तो किया था, लेकिन इस सपोर्ट में कोई भी स्पेशल पैकेज या मिलिट्री एड इजराइल को नहीं मिला था। यहाँ तक कि 1948 के पहले अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने यूएस से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन यूएन एम्बार्गो का हवाला देते हुए यूएस ने इजराइल को साफ मना कर दिया था। और फिर 1967 के थर्ड अरब इजराइल वॉर में जब इजराइल ने बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के सारे अरब नेशंस को हरा दिया तो यूएस की नज़र में इजराइल आया कि मिडिल ईस्ट में ये एक वर्दी एलाई है और अगर इसके साथ दोस्ती कर ली तो उन्हें मिडिल ईस्ट के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों ने यूएसएसआर के साथ हाथ मिला रखा था। फिर क्या था, यूएस ने अपनी आर्म्स और वेपनरी इजराइल के लिए खोल दी और यूएस बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि वो मार्केट से कम रेट पर इजराइल को डेवलपमेंट लोन दे ताकि वो जल्द से जल्द अपनी सिविलियन और मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। इसके साथ ही हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ने मिलिट्री एड में इजराइल को देने की शुरुआत कर दी। 2001 के 9/11 अटैक के बाद यूएस को मिडिल ईस्ट में अपने लिए एक वर्दी एलाई की ज़रूरत थी जो कि उसके लिए सर्वेलेंस कर सके। तो इसके साथ ही यूएस अपनी क्लासिफाइड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इजराइल के साथ शेयर करता है और उसकी मिलिट्री फंडिंग को भी कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ तक कि 2011 में इजराइल का आयरन डोम भी यूएस से इम्पोर्टेड पार्ट से बना था और इसे यूएस ने पार्टली फंड भी किया था।
आज भी इसराइल को यूएस से हर साल लगभग $4 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में यूएस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और मिलिट्री इसराइल के सपोर्ट में भेज देता है। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर के हमस के अटैक के बाद भी यूएस ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड इसराइल की मदद के लिए भेजा है। यूएस के इस कंटिन्यूसली मिलिट्री एड के कारण इसराइल आज दुनिया का 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर बन चुका है और यूएस भी अपनी ज़्यादातर मिलिट्री कॉम्पोनेंट्स अब इसराइल से इंपोर्ट करता है। आइए अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि गाज़ा में आज के क्या हालात हैं और यहाँ से आगे किस रास्ते ये लड़ाई जाने वाली है। इजरायली लीडरशिप ने गाज़ा से हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान बना लिया है, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये किसी ने नहीं सोचा है। सोचने वाली बात यह है कि 2005 में हमास इतनी बड़ी पार्टी बन ही इसलिए पाया क्योंकि इजराइल ने गाज़ा को पूरी तरह से खाली कर दिया था। अब अगर हमास के बाद इजराइल कोई सक्सेशन प्लान नहीं बनाता है तो कोई और पार्टी उठ खड़ी होगी, सिचुएशन तो वही रहेगी और ये फालतू का खून खराबा किसी काम का नहीं रहेगा। CIA के फॉर्मर डायरेक्टर डेविड पेट्रोस कहते हैं कि इजराइल का अभी का जो प्लान है कि एयर स्ट्राइक करने के बाद ग्राउंड ऑफेंसिव करके हमास के सारे लोगों को मार गिराओ, ये बैकफायर कर सकता है। वो US आर्मी के मोगादिशु के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिसे आपने मूवी ब्लैक हॉक डाउन में भी देखा होगा। ओपन वॉर फील्ड में किसी आर्मी को हराना ज़्यादा आसान है, लेकिन सिविलियन टेरिटरी में जब मिलिट्री एंटर करती है तो कौन सी बिल्डिंग से कौन गोली चला देगा यह आपको समझ भी नहीं आएगा और इजराइल को इस वॉरफेयर में भारी मात्रा में ह्यूमन कैजुअलिटी झेलनी पड़ सकती है। जो बाइडेन ने भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि 9/11 के बाद अलकायदा को छोटा मानकर यूएस ने उसे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने में यूएस को 10 साल लग गए थे। तो अपने इस अप्रोच में कहीं इजराइल भी किसी लंबे वॉर की सिचुएशन में ना फंस जाए। ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने इस वॉर के 3 आउटकम्स के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को एनालाइज किया है। पहला कि ये कॉन्फ्लिक्ट गाज़ा स्ट्रिप तक ही सीमित रहता है और इजराइल इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म कर देता है। फिर तो इस वॉर के कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं आएंगे, बस इतना होगा कि दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक अपने स्टांस को कंजर्वेटिव रखेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ने नहीं देंगे, जिससे कि ग्रोथ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वॉर गाज़ा स्ट्रिप से बढ़कर ईरान बैक्ड सीरियन रेबल्स जैसे कि हिजबुल्लाह तक पहुंच जाए और इस मल्टीफेसेटेड कॉन्फ्लिक्ट से मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल सप्लाई चेन इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और ग्लोबल ग्रोथ 0.3% तक कम हो सकता है। तीसरा एक्सट्रीम और लीस्ट पॉसिबल आउटकम ये है कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में ईरान इजराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दे। फिर यूएस को इजराइल के सपोर्ट में आना पड़ेगा और USSR और चाइना ईरान के सपोर्ट में आ सकते हैं और ये एक वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में जा सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मिडिल ईस्ट, जो कि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई करती है, उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी क्योंकि मिडिल ईस्ट का सारा तेल पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है, जिससे कि ईरान बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस $150 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं, जो कि अभी $90 पर बैरल है। इससे ग्लोबल ग्रोथ 2% तक कम हो सकता है और कई मेजर इकोनॉमीज रिसेशन में जा सकती है। बहुत लाइकली है कि ये कभी ना हो और हर मेजर इकोनॉमी इस तरह के आउटकम को अवॉइड करने की कोशिश करेगी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमास के साथ चल रहा ये लंबा वॉर इजरायली पॉलिटिशियंस की एक चाल है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पार्टी के कई मिनिस्टर्स पे करप्शन का आरोप चल रहा है और वो जेल भी जा सकते हैं। तो पब्लिक का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए उन्होंने हमास के साथ एक लार्ज स्केल वॉर डिक्लेयर कर दिया है और चुनाव से पहले वो अपने आप को डिस्ट्रक्टर ऑफ हमास के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि पब्लिक दोबारा से उन्हें वोट दे और वो एक बार फिर से पावर में आ सके। मेरे हिसाब से एस्टिमेट्स बहुत ही फार फेच्ड हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नॉर्मल पॉलिटिकल गेन्स के लिए इतने बड़े कदम नहीं उठाएगी, लेकिन अगर इजराइल अपनी करंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते रहती है तो एक एक टनल में घुस घुस कर उसे हमास को मारने में कई साल लग जाएंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा? कोई पोस्ट वॉर प्लानिंग तो है नहीं। इस हमास को मार दोगे तो कोई और हमास उठ खड़ा होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ही है कि इजराइल को एक रीजनेबल 2 स्टेट सोल्यूशन लेकर पैलेस्टाइन के सामने जाना होगा, जिसमें पैलेस्टीनी लोगों के पास एडिक्वेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह अपना गुजारा कर सके। लेकिन इजराइल में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगी। ऐसा शायद फ्यूचर में किसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से ही संभव है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।